हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैंने दो पार्ट्स किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये, जिसमें पहले कुछ ईयर्स में पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, पहले कुछ ईयर्स में आप लोग ने क्या पढ़ा है और इस साल में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, जिस 10th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ने वाले हो वो इस साइड में लिखा है। पहले जो पढ़ा था वो यहाँ पे लिखा है। लास्ट फ्यू ईयर्स से हमने क्या पढ़ा है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है ज़िला परिषद के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ पढ़े हम लोग ने, जिसमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर पढ़े, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, क्रिएट क्यों किया गया था, कैसे क्रिएट किया गया था। देन इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमने पढ़े 9th स्टैंडर्ड में। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, अब कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला है सेक्युलर यानी कि नॉन रिलीजियस। इंडिया में सारे जितने भी कास्ट है सब कुछ इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। सेकेंड है डेमोक्रेटिक यानी कि सब कुछ जो है वो डेमोक्रेसी के वे से चलता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा है रिपब्लिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब सिटीजन्स को रिपब्लिक बनाता है। रिपब्लिक कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया था हमने, 26 जनवरी 1950 को। 1950 से लेकर हम लोग के ऊपर अगर कोई इनइक्वालिटी होता है या इनजस्टिस होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के वे से वो इनजस्टिस रोक सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा ये सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के ऊपर भी बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। ये सारा जो कुछ है ये हमने पिछले साल में पढ़ा था, पिछले साल में यानी कि लास्ट फ्यू ईयर्स में। इस ईयर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इंडियन डेमोक्रेसी का नेचर कि इंडियन डेमोक्रेसी कौन से नेचर पे वर्क करता है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कौन से चेंजेस आए हैं। देन सोशल जस्टिस और इक्वलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ले रही है, हमारी गवर्नमेंट ले रही है। इन शॉर्ट देखा जाए तो हम लोग 3 एरिया में फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस और तीसरा है हमारी जुडिशियल सिस्टम। डेमोक्रेसी में का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी पहले पढ़ेंगे हम लोग। डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। अभी डेमोक्रेसी जो है मियरली का मतलब होता है फुली, इम्प्लाई यानी कि सजेस्ट। डेमोक्रेसी पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर को नहीं बिलोंग करती। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई पॉलिटिशियन है, उसके अंडर में काम करने वाले पॉलिटिशियन है, देन उसके अंडर में काम करने वाले वॉलंटियर्स है। यानी कि डेमोक्रेसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नहीं बिलोंग करती, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो डेमोक्रेसी को एक्चुअल प्रैक्टिस में लेकर आता है। फिर से बताती हूँ, डेमोक्रेसी पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर को बिलोंग नहीं करती है। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल होता है कि डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाया जाए। जब डेमोक्रेसी एक्चुअल प्रैक्टिस में आ जाती है तब जाके वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी बन जाती है। इंटीग्रल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। पॉलिटिकल सोसाइटी में डेमोक्रेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वैसे ही डेमोक्रेसी की वजह से जो इंडियन पीपल है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू वो पार्लियामेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधान सभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन लोकल गवर्नमेंट में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन पीपल विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होती है, जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। फ्री एंड फेयर यानी कि इलेक्शन में कोई भी चालाकी, कोई भी रिश्वत या करप्शन नहीं हो, तब जाके माना जाता है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसने सक्सेस बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक पाया है। कैसे, क्योंकि इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इंक्रीज होता ही जा रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस में भी और कंपटीशन में भी। यानी कि लोग वोटिंग करना भी लोग ज़्यादा करके सारे लोग वोट करते हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि पॉलिटिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं।
डेमोक्रेसी में का नेक्स्ट पार्ट है राइट टू वोट। राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए होता है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली स्टेट किया है कि राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स कर सकते हैं। अभी वोटिंग की जो प्रोसेसेस है, जो प्रोविजन है, वो दो हिस्सों में मैंने डिवाइड की है। पहला है इंडिपेंडेंस से पहले और दूसरा है इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि क्या क्या चेंजेस आए राइट टू वोट से रिगार्डिंग। तो पहले हम लोग पास्ट का देख लेते हैं। सेवरल प्रोविजन एग्जिस्ट विच रिस्ट्रिक्टेड दी राइट टू वोट। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो कि वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। पहले के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो लोगों के वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, जैसे कि इक्वलिटी नहीं थी वोटिंग के लिए, बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे। वो सारे प्रोविजन इंडिपेंडेंस के बाद कैंसिल किए गए। जितने भी प्रोविजन थे जो पहले इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे थे वो इंडिपेंडेंस के बाद कैंसिल किए गए थे। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया था कि एडल्ट सफरेज मिलेगा। अभी सफरेज का मतलब क्या होता है? चॉइस। सफरेज का मतलब होता है चॉइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी किया था कि हर एक एडल्ट को चॉइस मिलेगा कि वो 21 ईयर्स के बाद अपने वोटिंग राइट्स यूज करेंगे। बोथ इक्वली, यानी कि बोथ इक्वली यूज करेंगे, यानी कि वुमेन्स भी एंड मेन दोनों को 21 ईयर्स ऑफ एज के बाद सबको वोटिंग राइट्स मिलेगा और सब अपने एडल्ट सफरेज यानी कि एडल्ट चॉइस किसको वोट करना है वो सब इक्वली यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर, यानी कि पास्ट के बारे में तो हो गया। अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। पहले वोटिंग एज थी 21, लेटर ऑन वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था ताकि यंग जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। पहले 21 एज था वोटिंग एज, उसके बाद में वोटिंग एज रिड्यूस करके 18 कर दिया गया ताकि यंग जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके। इस वजह से इंडिया जो है, इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसका डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है और इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके पास नंबर ऑफ वोटर ज़्यादा है। ये चेंज जो है वो क्वांटिटेटिव तो है, क्वांटिटेटिव तो है लेकिन क्वालिटेटिव भी है। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वोटर्स नहीं बढ़ रहे, वोटर्स की क्वालिटी बढ़ रही है। काम का ये डेमोक्रेसी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, यानी कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं मिल रही है हमको ये चेंज करने से, बल्कि क्वालिटी भी मिल रही है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रहा है। नई डेवलपमेंट कैसा? नई नई पार्टीज आ रही है, न्यू पार्टी इमर्ज, नए नए पार्टी इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। उसको बहुत सारे यंगस्टर्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये न्यू पार्टीज का काम क्या है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन और डिमांड्स को फुलफिल करना और पॉलिटिकली कम्पीट करना। ये नई पार्टी क्या करती है? एक्टिव यंगस्टर्स के सपोर्ट के थ्रू लोगों के जो एक्सपेक्टेशन और डिमांड्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है एंड देन इसके अलावा और क्या करती है कि पॉलिटिकली कम्पीट करती है दूसरी पार्टीज के साथ। नेक्स्ट हमारा डेमोक्रेसी में है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज। गवर्नमेंट में किसी भी पर्सन के पास ज़्यादा टाइम तक अथॉरिटी नहीं रहना, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज ट्रांसफर की जाती है बार बार। तो हमारी गवर्नमेंट शुरू से ये ट्राई कर रही है कि पावर्स जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। अब डिसेंट्रलाइज होने की वजह से क्या हो जाता है? जो मिसयूज ऑफ पावर है वो कंट्रोल होता है। इसके साथ साथ कॉमन पीपल को अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके, ठीक है। फिर से एक बार बताती हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ये हमारे गवर्नमेंट का मेन फीचर है कि हमारे गवर्नमेंट में एक इंसान के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ ही ईयर्स तक पावर्स रहते हैं। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है? पावर्स का मिसयूज नहीं होता क्योंकि एक इंसान के पास ज़्यादा टाइम तक वो पावर्स नहीं रहती है तो वो पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता। सेकेंडली कॉमन पीपल को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पार्टिसिपेट कर सके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके। डिसेंट्रलाइजेशन से रिगार्डिंग प्रोविजन किस में दिया हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन से रिगार्डिंग जितना भी प्रोविजंस है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है।
बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं उसमें रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बॉडीज काम करती है उसको पावर मिलना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन को मोटिवेट किया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स हमने किए हैं जिस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उसमें से एक ऐसा प्रोविजन है जो मैं बताती हूँ, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 73rd और 74th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में जो पावर है वो किसको दिया हुआ है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, इंपॉर्टेंट क्या है? एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 73rd और 74th अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया है, इसके साथ साथ उनकी पावर्स भी इंक्रीज की है। किसकी पावर इंक्रीज की है? लोकल गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी का नेक्स्ट वाला पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको RTI एक्ट 2005 भी बोला जाता है। डेमोक्रेसी RTI एक्ट 2005 भी बोला जाता है क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में एडॉप्ट किया गया था। सिटीजन एम्पावरमेंट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिटीजन को पावर में लाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को इनकरेज करना चाहिए डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे देनी है, सिटीजन्स को कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है? पहला है कि सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दे दी है गवर्नमेंट के इसमें। उस पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी देने की वजह से सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट होंगे, यानी कि कम्युनिकेट होंगे। सिटीजन्स को पावर देने की वजह से एक तो वो पार्टिसिपेशन करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट के टच में रहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा? हमारी डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होगी। इसके साथ साथ सिटीजन्स अगर गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। सिटीजन्स को पावर देने की वजह से सबसे पहले सिटीजन पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे और गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट करने की वजह से, ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। इसके साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है। सिटीजन्स को राइट है, सिटीजन्स के पास राइट है कि उनको गवर्नमेंट के फंक्शनिंग पता होने चाहिए कि गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, हमारे दिया हुआ टैक्स का कहाँ वापर कर रहा है, किस प्लान में इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ जानने का हक किसको है? सिटीजन्स को। इसीलिए गवर्नमेंट ने RTI एक्ट 2005 एडॉप्ट किया है। इस वजह से हमको क्या एंश्योरिटी मिलती है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये वर्ड तुम लोग किसी भी आंसर में चेंज नहीं कर सकते हो, यही का यही लिखना है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना, यानी कि आप लोगों को सब सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अकाउंटेबिलिटी में हम जो टैक्स भर रहे हैं, हम जो GST भर रहे हैं, उस पैसों का वापर गवर्नमेंट किस प्लान में कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, ये सारा सब कुछ हमको RTI की वजह से पता चलता है। ट्रांसपेरेंसी क्या क्या काम कर रही है वो तो पता चल ही जाता है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट का एक बजट आता है जिसमें हमको पता चलता है कि गवर्नमेंट हमारे भरे हुए टैक्स, हमारा भरा हुआ GST कहाँ पे यूज़ करती है। इस वजह से क्या होता है? एक अच्छा हॉलमार्क क्रिएट होता है गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट का सिटीजन के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिस वजह से वो एक प्रूफ है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है। RTI की वजह से, RTI 2005 ये एक्ट की वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो गई है, यानी कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो सब हमें पता होता है। RTI की वजह से कुछ भी सीक्रेसी नहीं है गवर्नमेंट के काम में, ऐसा कोई प्लान नहीं है या ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है जो गवर्नमेंट सीक्रेटली कर रही है। RTI की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी रिड्यूस हो गई है, सीक्रेसी भी रिड्यूस हो गई है। 2000 के बाद जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, डेमोक्रेसी में जो जो चेंजेस आए हैं उसमें से मेजर चेंजेस ये है कि सिटीजन्स को राइट्स मिल गए। 2000 के बाद डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में, डेमोक्रेसी में जो जो भी चेंजेस आए,
उसमें से एक मेजर चेंजेस ये है कि सिटीजन्स को राइट मिल गए। अब सिटीजन्स को कौन से राइट्स मिल गए? राइट टू इंफॉर्मेशन, 2000 के बाद कौन से राइट मिले उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन मिला है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, ठीक है। और ये सारे राइट्स की वजह से हमारा डेमोक्रेसी क्या हो रहा है? स्ट्रेंथन होता जा रहा है। तो 2000 के बाद ये सारे राइट्स मिले हमको, यानी कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कब से चेंज होने लगा? आफ्टर 2000। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट्स बेस्ड अप्रोच। राइट्स बेस्ड अप्रोच में हम राइट्स के लिए कैसे अप्रोच कर रहे हैं कि सिटीजन्स तक राइट्स पहुंचाए, उस बारे में पढ़ने वाले। In the decade after independence, progress was made towards more and more on democratic India. उस इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे ऐसे डेकेड्स थे जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को कैसे डेमोक्रेटिक बनाया जाए, यानी कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसे डेमोक्रेटिकली चेंज किया जाए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इंडिया को चलाया जाए। इन दिस प्रोसेस सिटीजन्स वर कंसिडर एज बेनिफिशियरी। अब सिटीजन्स को बेनिफिशियरी कंसिडर किया जा रहा था इस प्रोसेस में, यानी कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है वो सिटीजन्स के लिए कर रही है, सिटीजन्स के अच्छाई के लिए कर रही है। इसलिए सब जितने भी सारे जो भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसका फायदा किसको मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को, ऐसा कंसिडर किया जा रहा था इस प्रोसेस में। लास्ट फ्यू डिकेड्स में जो डेवलपमेंट हुआ है वो हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं? राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी कि सिटीजन्स को जितने राइट्स मिल रहे हैं उतना डेवलपमेंट हो रहा है हमारे डेमोक्रेसी में, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो राइट्स बेस्ड अप्रोच में सिर्फ इतना ही है। बहुत अभी आपका होमवर्क क्या है? जितने भी शॉर्ट मैंने नोट्स दिए हैं वो आपको लिखने हैं अपने नोटबुक में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नोट्स मेरे तक नहीं पहुंच रहे कंप्लीट किए हुए, तो वो जितना जल्दी हो सके वो नोट्स मुझे पहुंचाना है। और आज का जो हमारा सेशन है ये एक बार में देखने से आपको सब समझ में नहीं आ जाएगा, तो जितना ज़्यादा टाइम आप रिपीट करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस चैप्टर को अपना टाइम देना है आपको। और ये जो सारे नोट्स है इसके होमवर्क आपको मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिर मिलेंगे इसके आगे वाले टॉपिक को कवर करने के लिए कल। तब तक के लिए बाय।